हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। अलग अलग, बिल्कुल भी इधर उधर जगह जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ। और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th की सोशल स्टडीज़, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, ह्यूमन एज रिसोर्सेज और पीपल एज रिसोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसका चैप्टर 2 के 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। अब हम इसका पढ़ेंगे थर्ड पार्ट, तो पीपल एज रिसोर्सेज और ह्यूमन एज रिसोर्सेज। तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि रिसोर्स मतलब होता है ये हमारे संसाधन, हमारी हर वो चीज़ जो हमारी लाइफ को ईजी बनाती है। तो वही हमारे ह्यूमन बीइंग हमारी लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी हम ही लोग अपनी लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके ऊपर ये चैप्टर चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियाज़ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की एंड एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस की, यानी कि इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे। हमने, अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि कोई भी इंसान आपको तभी आउटपुट दे सकता है जब उसे पूरा इनपुट मिला हो, यानी उसे पूरी एजुकेशन मिली हो। अब एजुकेशन तो उसको मिल गई, एजुकेशन के साथ ज़रूरी होता है एक हेल्थ केयर भी। अब जाहिर सी बात है, एक इंसान हेल्दी होगा तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा। तो जो हेल्थ केयर होती है, तो वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसी की हम इसमें बात करेंगे कि इंडिया में कितने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं एंड एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस कितने हैं। देखो, सबसे पहले एक्सप्लोरिंग द इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स अक्रॉस इंडियाज डाइवर्स इकोनॉमिक लैंडस्केप, यानी कि इंडिया में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं और जो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स हैं पूरे इंडिया में, ये एक डाइवर्स इकोनॉमिक लैंडस्केप है। यानी कि बहुत सारे आपको हेल्थ केयर सेंटर मिल जाएंगे और अलग अलग तरीके का, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि हर किसी का जो मतलब अवेलेबल आपको इंडिया में हर कोई वो नहीं है, हेल्थ केयर सेंटर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो नहीं है। आपने सुना होगा, जैसे किसी को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, जैसे कैंसर से रिलेटेड, तो वो अमेरिका जा रहा है या वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। यूजुअली लोग अमेरिका जाते हैं, तो इसका क्या रीज़न है, हम वही नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहले हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात कर लेते हैं। देखो, 1,94,349 हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स, PHCs एंड CHCs इन 2021। यानी ये 2021 का ये डेटा ये कह रहा है कि इंडिया में 1,94,349 1,94,349 हेल्थ सेंटर्स मौजूद हैं। अब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया की पॉपुलेशन जो आज के टाइम में कंसीडर की जाती है वो 140 करोड़। अगर आप 2021 की ले लो तो 130 करोड़। तो 130 करोड़ पॉपुलेशन और 1,94,349 हेल्थ सेंटर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अकॉर्डिंग काफ़ी डेटा कम है। अच्छा, अगर हम बात करें तो 36,068 डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स हैं अंडर आयुष मैनेजमेंट इन 2021। तो ये जो है आयुष एक गवर्नमेंट का वो है, आप लोग इसको देख सकते हो, मतलब गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो। तो इसके अंडर जितनी भी डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स आती हैं वो टोटल है 36,068। उसके अलावा 8,49,206 जो है गवर्नमेंट बेड्स हैं, यानी कि क्योंकि बेड क्या होते हैं, एक रूम में 5-5, 6-6 बेड्स होते हैं, तो टोटल इतने जो है गवर्नमेंट बेड्स हैं अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री, और ये पूरे कंट्री का डेटा है, ठीक है। 3.5 मिलियन नर्सिंग पर्सनल, ANM, RN, RM एंड LHV कंबाइंड, यानी कि ये सब आपके जो भी हेल्थ से रिलेटेड इंस्टीट्यूट वगैरह है, नर्सिंग पर्सनल, वो सब, मतलब ये नर्स में जितना भी पार्ट आता है वो सब, इतना 3.5 मिलियन अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मेडिकल एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन की। अब मेडिकल एजुकेशन पर डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है? अभी हम लास्ट उसमें बात कर रहे थे कि इतना हमारे इंडिया में मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब इतना नर्स हैं, इतना डिस्पेंसरीज है, इतने गवर्नमेंट बेड हैं, इतने हेल्थ सेंटर्स हैं। तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें कब होंगी? ये तब पॉसिबल है जब मेडिकल एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब लोग मेडिकल की पढ़ाई करेंगे।
तभी तो चीज़ें खुलेंगी। गवर्नमेंट को भी तो वैकेंसी चाहिए। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल भी दे और इंडिया में कोई ऐसा पर्सन ही नहीं है जो डॉक्टर हो, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सिर्फ 542 मेडिकल कॉलेजेस एंड 313 डेंटल कॉलेजेस सर्व इंडियाज मैसिव पॉपुलेशन, यानी कि सिर्फ 542 मेडिकल कॉलेज और 313 डेंटल कॉलेज ही इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं। 4 स्टेट्स डोमिनेट, इसमें सिर्फ 4 स्टेट्स आती हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो कर्नाटक और तमिलनाडु ये साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया की एजुकेशन काफ़ी अच्छी है। ऑफकोर्स महाराष्ट्र भी साउथ में ही आएगा। तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, यहाँ पर जो है आपके मेडिकल कॉलेजेस, ये 4 स्टेट्स हैं, यहाँ पर हैं। मैनी रीजन्स लैक बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट गैप्स इन मेडिकल एक्सेस। इसके अलावा बहुत सारे आपके ऐसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं या सिग्निफिकेंट, मतलब वहाँ पे जो है ना मेडिकल एक्सेस में गैप हो जाता है, मतलब उतना अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई नहीं है या उतना अच्छा उतना ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है। तो ऐसे इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अब अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट व्हेन पीपल विलिंग टू वर्क टू गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिकली मतलब ही ये होता है जब लोग जो है अपनी जॉब को ढूंढ नहीं पाते हैं, विलिंग टू वर्क एट गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स, यानी वो जो है मजदूरी के लिए जा तो रहे हैं लेकिन उनको जो है जॉब नहीं मिल रही है, पैसों के लिए जा रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। इट्स कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब साफ है, अनएम्प्लॉयमेंट उसे नहीं कहा जाएगा मैं जॉब करना ही नहीं चाहती तो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ बट मुझे जॉब नहीं मिल रही है, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। अच्छा, वर्क फोर्स डेफिनेशन, पीपल एज 15 to 59 ईयर्स एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करो तो ऐसे 15 साल से लेकर 59 ईयर्स तक, 15 to 59 ईयर्स में लोगों को माना जाता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। 60 में तो इंसान वैसे भी रिटायर हो जाता है। और नॉट अनएम्प्लॉयड में आता है, एक तो बच्चे आ जाएंगे, एल्डरली आ जाएंगे मतलब बूढ़े आ जाएंगे, और एंड दोज वर्किंग विद इन डोमेस्टिक डोमेन्स, या फिर ऐसी महिलाएं आ जाएंगी, ऐसी लेडीज आ जाएंगी जो घरों में काम कर रही हैं। घरों में कौन सा, जो मतलब आपकी मदर हैं, आपके लिए खाना बना रही हैं, या किसी और मतलब ये है कोई और लेडी है जो अपने घर के लिए काम करती है, वो आ जाएगा। अच्छा, अब अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स होते हैं। एक तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसका एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, यानी कि रूरल वर्कर्स फेस जॉबलेसनेस ड्यूरिंग नॉन एग्रीकल्चरल मंथ्स, सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेडिंग क्रिएट बिजी पीरियड, लिविंग गैप्स थ्रू आउट द ईयर। अब उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम पर बीज बो दिया, अब उन्हें बीज के मतलब फसल के पकने का इंतज़ार करना है, तो वो जो बोने से लेके पकने तक का टाइम है थ्रू आउट द ईयर, वो उनका गैप हो जाता है, तो वो होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अब किसी का आइसक्रीम का काम है, आइसक्रीम तो खैर आजकल सभी खाते हैं, जैसे किसी का गर्म कपड़े का काम है तो अब गर्मी में तो वो कोई लेगा नहीं, ठीक है, तो एक वो बस सीजन पे ही चलेगा, अक्टूबर से लेके फैब तक। अच्छा, एक होती है डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, तो इस पर क्वेश्चन आ जाता है। एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप की होती है। डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट होता है मोर फैमिली मेंबर्स वर्क ऑन फार्म दैन नीडेड, इफ देयर एक्स्ट्रा पीपल वर रिमूव प्रोडक्टिविटी वुडंट डिक्लाइन। मान लो एक जगह 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 10 पीपल काम कर रहे हैं। अब ये 10 पीपल काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 10 पीपल हैं, मतलब अगर ये नहीं होते, अगर इसमें से 4 को निकाल दिया जाए, अगर इसमें से 4 को निकाल दिया जाए तब भी जो प्रोडक्शन हो रहा था उतना ही होगा। अगर 1 लाख का प्रोडक्शन 10 लाख लोग, वो 10 लाख कह रही हूँ, 10 लोगों में हो रहा था, तो इनको निकाल देने के बाद भी 1 लाख का ही प्रोडक्शन हो, मतलब वो जो थे वो अननेसेसरी लगे हुए थे, गैर ज़रूरी थे, उनकी ज़रूरत नहीं थी, तो उसको हम बोलते हैं डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। और ऐसा क्यों होता है, इनको क्यों रखा जाता है, इनको रखा जाता है पॉपुलेशन की वजह से। जब पॉपुलेशन होती है तो वो कहीं तो जाएंगे ही, मतलब उनको ज़बरदस्ती रखा जाता है। अच्छा, एक होता है हमारा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अर्बन ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स स्ट्रगल टू फाइंड सूटेबल एम्प्लॉयमेंट डिस्पाइट क्वालिफिकेशन, मतलब आपके पास नॉलेज तो है, आपके पास एजुकेशन भी है, अब आपने किया है MBA,
ठीक है, और आपको जॉब मिल रही है छोले बेचने की, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो मतलब आपने एजुकेशन अच्छे से की है बट आपको जॉब आपके एजुकेशन के हिसाब से नहीं मिल रही है, तो उसको हम बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, द हिडन रियलिटी, अब एक ऐसी रियलिटी जो छुपी हुई है, वो क्या है? इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स अपीयर लो, जो इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत ज़्यादा लो है, बट मैनी पीपल वर्क इन लो इनकम, लेकिन लोग लो इनकम पर भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे कर रहे हैं, मैनी पीपल लिखा हुआ है, मतलब कम इनकम पे भी लोग काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? लो प्रोडक्टिविटी जॉब्स, क्योंकि जॉब की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। दे आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड येट अर्न बेयरली इनफ फॉर सर्वाइवल, वो सिर्फ इतना ही कर पा रहे हैं जो उनके सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही काफ़ी हो रहा है, उनके सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही काफ़ी हो पा रहा है, और आगे की चीज़ें वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम पुअर पीपल की बात करें तो पुअर पीपल जो हैं वो इंगेज हैं अपनी एक्टिविटी में, क्योंकि उनको सिर्फ एग्रीकल्चर वगैरह ही आता है, वो जो है बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते, और उनका जो सबसिस्टेंस लेवल होता है वो सिर्फ वहीं तक उसको रख पाते, उससे आगे वो नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, जैसे सेव वगैरह करना, वो मनी को सेव नहीं कर पाते, चीज़ों को सेव नहीं कर पाते। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अब हमने एक चीज़ पढ़ी कि अनएम्प्लॉयमेंट की इंडिया में प्रॉब्लम है, मतलब लोग पढ़ लिख रहे हैं लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड है, बट इंडिया में उस अनएम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा, यानी हमारी इकोनॉमी पे, जो हमारी बुक का नाम है इकोनॉमिक्स, ठीक है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इंडिया की इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा है? देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, पीपल बिकेम इकोनॉमिक लाइबिलिटीज इंस्टेड ऑफ एसेट्स। मैंने अभी क्या बताया था आपको, लाइबिलिटीज को एसेट्स में लेकर आना ही ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन अब लोग पढ़ रहे हैं पर उन्हें जॉब मिल नहीं रहा है, तो वो तो लाइबिलिटी का बर्डन और बढ़ रहा है ना। एक तो पहले पेरेंट्स ने पैसा लगाया, ठीक है, कि बच्चा रिटर्न देगा, अब बच्चा रिटर्न इसलिए नहीं दे पा रहा कि उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो पीपल का जो मतलब ह्यूमन का जो रिसोर्स है वो वेस्ट हो रहा है। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, होपलेसनेस, फैमिली स्ट्रेस, हेल्थ डिक्लाइन, स्कूल ड्रॉप आउट्स, अब लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, काम बहुत ज़्यादा है, मनी है नहीं, जॉब लग नहीं रही है, तो फैमिली का स्ट्रेस है, होपलेसनेस है, मतलब इंसान उम्मीद उसको ख़त्म हो गई, उसकी हेल्थ ख़त्म हो रही है, और स्कूल से बच्चों को हटा रहा है फिर वो, क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है, पैसे फीस के लिए पैसे नहीं है। इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है, वर्किंग पॉपुलेशन सपोर्ट्स मोर डिपेंडेंट्स, यानी कि जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है वो जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड होती जा रही है, उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। डिप्रेस्ड इकोनॉमी, और जो पूरी इकोनॉमी है इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक वीकनेस, यानी कि पूरी इकोनॉमी डिप्रेस्ड हो गई है, पूरी इकोनॉमी वीक हो गई है, पूरी कंट्री के हालात ख़राब हो गए। एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस सेक्टर, हमने लास्ट उसमें पार्ट में सेक्टर्स पढ़े थे। पहला प्राइमरी सेक्टर्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होता है, तो इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही। हम इसमें एम्प्लॉयमेंट पढ़ लेते हैं। देखो, एग्रीकल्चर रिमेन्स द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट बट फेसेस डिस्ट्रिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन इसमें डिस्ट्रिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ती है। अब याद करो, डिस्ट्रिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्या था? डिस्ट्रिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट था कि एक काम को 10 लोग कर रहे हैं, जबकि उसको 6 भी करेंगे तब भी प्रोडक्शन उतना ही निकलेगा। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि लेबर बहुत ज़्यादा है, फैमिली 10-10 लोग हैं एक फैमिली में, सब लगे हुए हैं, अगर सब नहीं भी लगेंगे, 2 भी लगेंगे, तब भी काम उतना ही होगा, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर पे लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड है। ये हमने आपको मतलब ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, 66% पीपल इंडिया के प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड है, और उसमें एम्प्लॉयमेंट भी है, लेकिन क्या फ़ायदा कि उसमें डिस्ट्रिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लोग काम कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर में कैसी है? एब्जॉर्ब्स एग्रीकल्चर सरप्लस लेबर सीकिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि इसमें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, लेकिन लोगों को और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मगर वो नहीं जा पा रहे क्योंकि उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि MBA किया हुआ है बट उसको उतना अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, BCom किया हुआ है बट उसको उसके लेवल की जॉब नहीं मिल रही है। टर्शरी सेक्टर में न्यू सर्विसेज एमर्जिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न सर्विसेज इंडस्ट्रीज।
अगर हम टर्शरी सेक्टर की बात करें तो उसमें नई नई सर्विसेज आ रही हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई या मॉडर्न सर्विस इंडस्ट्रीज़ हो गई। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंसान की ज़रूरत, इसको लाने वाला इंसान ही है, लेकिन इंसान की ज़रूरत को ये कम कर रहा है और कंप्यूटर पर डिपेंडेंसी ज़्यादा हो रही है। विलेज ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। अब विलेज ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर इनोवेशन, सन स्टडीज, एग्रो इंजीनियरिंग डिज़ाइन, इम्प्रूव्ड फ्लफ, इंक्रीजेज वीट यील्ड। तो देखो, एक बच्चे को पहले एग्रो इंजीनियरिंग, मतलब आजकल एग्रीकल्चर की भी पढ़ाई होती है, एग्रो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई गई, उसको इम्प्रूव कराया गया ताकि किस तरह से वो वीट को जो है बढ़ाए। एजुकेशन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो विलेज ओपन स्कूल्स, रिक्रूट्स टीचर, ऑल चिल्ड्रन अटेंड क्लासेस। विलेजेस में स्कूल खोले गए, टीचर्स को हायर किया गया ताकि सारे बच्चे क्लासेस को अटेंड कर सकें। स्किल डेवलपमेंट की बात कर सकें तो डॉटर लर्न्स टेलरिंग, सर्व्स एंटायर विलेज, सेव्स फार्मर्स टाइम। यानी कि जो डॉटर्स हैं उनको टेलरिंग सिखाई गई, वो पूरे विलेज को जो है सर्व कर सकें ताकि फार्मर्स वगैरह का टाइम बच सके। इकोनॉमिक ग्रोथ, सरप्लस प्रोडक्शन, मार्केट डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन, प्रॉस्पेरिटी। यानी कि जितना भी आपका सरप्लस प्रोडक्शन है, मार्केट डेवलपमेंट है, जॉब क्रिएशन है, ये सब प्रॉस्पेरिटी करी गई, ये सब चीज़ें निकाली गई कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और मार्केट डेवलप करे, जॉब क्रिएट हो। ये सारा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट है, यानी कि हमारा विलेज ट्रांसफॉर्मेशन, विलेज किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ। देखो, ट्रांसफॉर्म नाम से ही समझ में आ रहा है कि विलेज अब किस तरह से चेंज हो रहा है। ह्यूमन कैपिटल द की टू प्रोग्रेस। बेसिकली जो ह्यूमन कैपिटल है वो की टू प्रोग्रेस है, यानी कि जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा, उतना ही आपको प्रोग्रेस मिलेगी। फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू प्रॉस्पेरिटी, यानी सब्सिस्टेंस का मतलब हो गया ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको जितना चाहिए, टू प्रॉस्पेरिटी, और आप जितना ज़्यादा कर सकते हो। तो ये हमने विलेज की स्टोरी पढ़ी कि कैसे इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन, स्किल्स एंड इनोवेशन ट्रांसफॉर्मेशन कम्युनिटीज फ्रॉम बेसिक सर्वाइवल टू कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी। यानी किस तरह से ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्ट करके एजुकेशन, स्किल्स, इनोवेशन ट्रांसफॉर्म्स कम्युनिटीज़ या बेसिक सर्वाइवल वगैरह से हम जो है मतलब किस तरह से ये हमने स्टोरी पढ़ी कि एक ह्यूमन कैपिटल जो है वो लगाया जाता है बेसिकली एजुकेशन के थ्रू, स्किल्स के थ्रू या इनोवेशन के थ्रू। एजुकेशन, स्किल, इनोवेशन हम पढ़ चुके हैं। एजुकेशन होता है एक पूरे डेवलपमेंट का फाउंडेशन, ठीक है। स्किल्स होता है एक नए जॉब को क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी, और इनोवेशन होता है ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक को ग्रोथ करना, किस तरह से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। बेसिकली ह्यूमन एज रिसोर्स जो है वो आप लोगों का 3 पार्ट्स में मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप लोग इसके तीनों पार्ट्स देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और बाकी जो भी इसके मेन क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आप लोगों को दे दूँगी ताकि आप लोगों का ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए और आप लोग अच्छे से एग्जाम अटैम्प्ट कर पाओ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।